हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेखा शास्त्र की बात करने वाले हैं और ये आप लोगों की 10 नंबर की क्लास रहने वाली है। क्लास नंबर 10 है और हम लोगों का जो सेशन है वो 23-24 चल रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली बार भी तैयारी कराई थी। अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की टॉपिक में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को अगर पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में थोड़ी सी बात हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने इतने टॉपिक जो हैं लिखे हुए हैं सामने, ये टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो शेष बचे हैं टॉपिक, ये जो नीचे के टॉपिक हैं, ये मुझे आप लोगों को करवाने थे और आज की क्लास में आप लोगों को जब करने के बाद तो आप लोगों का ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक मतलब कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऋणपत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पेपरों का जो समय है वो बहुत नज़दीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अति अभिधान की बात करते हैं। अति अभिधान को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। न्यून अभिधान की बात करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। हरड़ की बात करेंगे, फॉर फीचर क्या होता है। इनके बारे में हो सकता है कि थ्योरी में पूछा जाए। अब आप लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि कंपनी के बारे में किताबों में लिखा ही नहीं है। पुरानी किताबों को देखिए तो उसमें कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन नई किताब में कंपनी के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में मैं पिछली साल वाला आप लोगों को पेपर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये है पेपर, ठीक है। अब ये पेपर ये है, ठीक है, ये पेपर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग अति लघुत्तरी में देखते हैं, अति लघुत्तरी में ये पेज नंबर 4 है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर बात करते हैं तो अति लघुत्तरी में एक क्वेश्चन देखिए आप लोग कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक तो कंपनी से ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 4 मदों को बताइए। और ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर का ये एक और क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। और यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं और क्यों। ये 5 नंबर में ये भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का कंपनी के बारे में और 3 नंबर का साझेदारी के बारे में पूछा गया है, 2 और 3। तो याद रखिए कि यहाँ पर कंपनी से ही 10 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 नंबरों के 10 नंबर मतलब कि कंपनी से पूछे गए हैं। कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या है, कंपनी और साझेदारी में अंतर क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से करिए और अच्छी तरीके से करने के बाद आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में बता दिया। अब और देखो 23 नंबर क्वेश्चन को देखो, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। अब पूर्वाधिकार अंशों के अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो 1 सेकंड बस, सिर्फ मुझे आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं चाहिए। अगर हम लोग पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि पूर्वाधिकार अंश के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के बताए थे, लेकिन आप लोगों को आराम से आप लोग 8 प्रकार के उनको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, एक बताया था मैंने आप लोगों को कि संचयी पूर्वाधिकार अंश। अब इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बताया हुआ है संचयी पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। उसके बाद मैंने तुरंत कहा था कि दूसरा हो जाता है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। याद आ रहे होंगे आप लोगों को। एक होता है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ठीक है।
और एक थे, इसी में मतलब कि आ लगा दीजिए तो एक हो जाएंगे अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। एक थे हम लोगों के भागयुक्त, भागयुक्त पूर्वाधिकार, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होते हैं, नहीं किया है तो कर लीजिए। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, और एक बताए थे अभागयुक्त, अभागयुक्त, अभागयुक्त पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, क्योंकि अगर आप लोग हेडिंग करेंगे ना तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। एक होते हैं हम लोगों के शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, एक होते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, और एक होते हैं हम लोगों के, तो दूसरे कौन से होते हैं, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। बिल्कुल सही, अशोधनीय, अशोधनीय पूर्वाधिकार, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अब सोचिए कि 8 हेडिंग है, 8 हेडिंग में आप लोगों को आराम से, आप लोग 5 नंबर में 1-2 पन्ने आराम से भर सकते हैं, 1-1.5 पन्ना आप लोग आराम से भर सकते हैं, अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी जानकारी आप लोगों को अगर है तो। देखो यहाँ पर दूसरा प्रकार ये हो गया, तीसरा हम लोगों ने ये किया है, चौथा हम लोगों का ये हो गया, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां। ये 8 प्रकार के मैंने बताए हुए थे। ये एक क्वेश्चन ये कंप्लीट किया है, इनको भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद पीछे और देखते हैं, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो आज हम लोग आप लोगों को हरण के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे, तो इनको भी आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहीं से इतने ही क्वेश्चन आप लोगों से अंश से पूछेगा। यहाँ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए 19 नंबर में कि विभाजन योग लाभ और लाभांश में अंतर बताइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों का पिछली साल मतलब प्रीवियस ईयर का आप लोगों का पेपर है। कैसे करने वाले हैं, किस प्रकार से करेंगे, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो इनकी भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पिछली साल आप लोगों का ऋणपत्र, जो ऋणपत्र था, जो पिछली साल था, प्रीवियस ईयर था, वो इसको कट कर दिया गया था, तो यहाँ से इस बार संभावना है इस बार आने की, तो इसको भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पिछले साल के पेपर का डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। वो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना, और अर्थात अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी को कहते हैं अभिदान, और इसी इंग्लिश में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मान लो कि ये कंपनी है, जैसे मान लो कि ये एक कंपनी है, इसको चालू करने के लिए इसने जनता के सामने मतलब पब्लिक के सामने अंश जो है प्री विवरण जारी किया, उसमें अंशों का निर्गमन किया। उसमें क्या किया कि अंशों को निर्गमित किया है। क्या किया है? अंशों को निर्गमित किया है, तभी तो इसके पास पैसा पहुंचेगा। कंपनी पैसा इकट्ठा करने का ये तरीका होता है, तो अंशों को इसने निर्गमित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि कंपनी ने इनवाइट किया है कितने लोगों को, 10,000 अंश को कंपनी ने जारी किया है, मतलब कि लोगों को कहा है कि इन अंशों को ले लीजिए। लेकिन कंपनी के पास लोग कितने पहुंच गए हैं? तो लोग पहुंच गए हैं 15,000 अंशों के लिए।
अब क्या करेंगे, तो इसी को मतलब कि हमने इनवाइट कितने को किया है, 10,000 को, लेकिन आ कितने गए लोग हैं, तो आ गए हैं 15,000। मान लो कि हम लोगों ने जैसे मान लो कि नौकरियां निकलती हैं, तो नौकरियां मान लो हम लोगों की 50,000 नौकरी निकलती हैं, 50,000 नौकरी निकलती हैं, तो फार्म हम लोगों के 50 लाख पड़ जाते हैं, 50 लाख फार्म पड़ जाते हैं। तो अब सभी को तो ऐसा तो है नहीं सभी को नौकरी दे दी जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए उसमें से जो उपयुक्त तो होता है उसका चयन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंशों के लिए कंपनी देखती है, कंपनी को जो अपनी क्षमता पर कंपनी अंशों को देखती है, लेकिन कंपनी जारी करेगी कितने अंशों के लिए, 10,000 अंशों को ही जारी कर सकती है। ये नहीं है कि 15,000 आ गए तो 15,000 रुपये रख लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितने को इनवाइट किया है उतने ही कंपनी रख सकती है। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकती है कंपनी, हो सकता है कुछ लोगों को कम दे दे कि भाई तुम एडजस्ट कर लो कम में। मान लो किसी ने 100 अंश मांगे हैं, उसको दे दिए हैं कितने, 80 अंश। इसी प्रकार से बहुत से लोगों के कंपनी ने कम किए हैं, इससे कोई नाराज भी नहीं होगा और सब कंपनी का काम भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अति अभिदान को बोलते हैं, अति अभिदान, अधि अभिदान, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलो, लिखा हुआ है कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक, निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के क्रय के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना अधि अभिदान अथवा अधिक अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहलाती है। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहलाती है। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में संचालक मंडल केवल उतने ही अंशों का आवंटन करते हैं जितने अंश निर्गमन के लिए प्रस्तावित हैं। अतः वे समस्त आवेदकों को, मतलब कि समस्त आवेदकों को आनुपातिक आवंटन, मतलब कि कुछ कम करके, मान लो कि मैंने मांगे हैं 1000 अंश, तो कंपनी कहेगी मेरे से कि आप थोड़े कम ले लीजिए, 800 ले लीजिए, 500 ले लीजिए। तो मतलब इस प्रकार से हमारे आनुपातिक आवंटन करेगी। अब यह नहीं है कि मेरे ही करेगी, सभी के करेगी कम कम करके, तभी तो कंपनी के पास एडजस्टमेंट होगा। तो ये लिखा हुआ है कि अतः वे समस्त आवेदकों को आनुपातिक आवंटन कर अथवा कुछ आवेदकों को पूर्ण आवंटन कर और कुछ आवेदकों को आनुपातिक आवंटन अथवा कुछ आवेदकों को आवंटन ना कर अंशों का आवंटन पूर्ण करती है। मतलब कि यहाँ पर मान लो कि कंपनी के पास बहुत से लोग पहुँचे। अब कंपनी के पास जब बहुत से लोग पहुँचे तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी क्या करेगी कि कुछ आवेदकों को तो फुल पेमेंट करेगी। मतलब कि कंपनी कहेगी कि ये पहले आए हैं, इनको तो फुल दे दो। ठीक है, और मान लो कि बी जो लोग हैं, मान लो ए ने सबसे पहले आवेदन किया था तो उसको फुल दे दिया। बी ने 10 मांगे थे तो कंपनी ने इसको 8 दे दिए। सी ने 5 मांगे थे तो कंपनी ने 3 दे दिए। और डी ने कंपनी के पास 2 मांगे थे तो कंपनी ने कहा कि अब नहीं है, तो इनको कोई नहीं दिया। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब कि कुछ आवेदकों को फुल पेमेंट किया, फुल मतलब कि जितने मांगे हैं उतने ही कर दिए हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अथवा कुछ आवेदकों को पूर्ण का मतलब फुल, कुछ आवेदकों को आनुपातिक मतलब कि कुछ कम, और कुछ आवेदकों को कोई आवंटन ना कर, मतलब कुछ आवेदकों को कुछ भी ना देकर अंशों को आवंटन किया जाता है, अंशों का आवंटन पूर्ण किया जाता है। आनुपातिक आवंटन में आवेदन की अतिरिक्त राशि का जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, तो वो हम लोग आवंटन पर करते हैं। मैंने बताया हुआ है, अथवा याचना में समायोजित कर ली जाती है तथा कोई आवंटन ना होने पर उसको राशि लौटा दी जाती है। अब मान लो डी ने 2 अंशों के लिए मांगा होगा, एप्लीकेशन 2 का दिया होगा, लेकिन कंपनी ने इसको एक भी अंश नहीं दिया, तो इसकी राशि क्या करनी पड़ेगी, कंपनी को वापस करनी पड़ेगी। वापस करनी पड़ेगी। और बी ने 10 के लिए मांगे, 10 के लिए आवेदन किया होगा, लेकिन कंपनी ने 8 ही का दिया है, तो कंपनी कहेगी कि जो आपका ज़्यादा अमाउंट है, बी से कह रही है कंपनी की जो ज़्यादा अमाउंट आपने दिया है, क्योंकि आपने 10 के हिसाब से दिया है और मैंने आप लोगों को 8 ही अंश दिए हैं,
तो कंपनी कहती है कि दो अंश की बात है, उस 2 अंश का पेमेंट आप लोग कहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग अलॉटमेंट पे, क्योंकि अभी राशि तो अलॉटमेंट भी है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद सेकंड कॉल, मतलब वो आपको जो एक्सेस अमाउंट है, मतलब ज़्यादा वाली राशि, ज़्यादा अमाउंट है, उसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके जाइए। हो सकता है आप लोगों को पूछा जाए कि अति अभिधान से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाए। 2 नंबर से करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि न्यून अभिधान क्या है। अब अगर अधि अभिधान बिल्कुल क्लियर है तो न्यून अभिधान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मान लो कंपनी ने 10,000 अंशों के लिए मांगे जनता से लोगों को इनवाइट किया है, 10,000 लोगों को, लेकिन इनवाइट में लोग आए कितने हैं, तो आए लोग हैं 8,000। तो अब सवाल जो लगेगा, कंपनी के पास कितने लोग पहुंचे हैं, 8,000, तो सवाल अब यहीं से लगना शुरू होगा। तो इसी को कहते हैं न्यून अभिधान। न्यून अभिधान का मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जब ज़्यादा लोग आए, अंडर सब्सक्रिप्शन जब कम लोग आए। तो लिखा हुआ है कि कंपनी द्वारा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या, निर्गमित अंशों की संख्या से कम, निर्गमित मतलब कि 10,000 अंश निर्गमित किए थे लेकिन उससे कम लोग आए हैं, तो निर्गमित अंशों की संख्या से कम अंशों के लिए, अंशों के क्रय के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना, ये क्या है, तो ये न्यून अभिधान की स्थिति कहलाती है। तो सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। ऐसी स्थिति में प्रायः सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, प्रायः सभी आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं। स्वीकार मतलब कि 8,000 लोगों ने इनवाइट, मतलब 8,000 लोगों ने मांगा है तो इन्हीं को स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर कोई और भी मांगेगा तो क्योंकि अभी जगह है कंपनी के पास 2,000 देने की, तो कंपनी दे सकती है। तथा जर्नल प्रविष्टियाँ आवेदित अंशों की संख्या के आधार पर की जाएंगी। तो अब सवाल, अगर अब बात आता है कि सवाल आप लोग किस पर लगाएंगे, जनरल प्रविष्टियाँ किस पर करेंगे, तो आप इन पर करेंगे या फिर इन पर करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम इस पर करेंगे। 8,000 में मल्टीप्लाई करेंगे, आवेदन का मान लो 2 रुपये है, आवंटन का मान लो 3 रुपये है। इसी प्रकार से हम लोग इनको एप्लीकेशन में लिखेंगे इसको, और इसको अलॉटमेंट में, ऐसे फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, इसी प्रकार से हम लोग राशियों को लिखेंगे। ऐसा प्रायः नई कंपनियों या कम ख्याति प्राप्त कंपनियों में होता है। अब इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों होता है। अब मान लो मैंने कंपनी बनाई नई, अब लोग नई है इसलिए कम विश्वास करेंगे, और कम विश्वास करेंगे तो कम लोग आएंगे आवेदन देने के लिए, क्योंकि पैसा सभी लोगों का अपना, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा सिक्योर रहे। तो इसीलिए कंपनी लोग कहते हैं कि ये नई कंपनी है, इसको कुछ दिन चल जाने दो, इसे ख्याति प्राप्त हो जाने दो, फिर इसके अंश खरीदेंगे। और जो हाई रिस्क, जिन्हें हाई रिस्क लेने की क्षमता होती है, वो इन कंपनियों के अंश ले लेते हैं। तो यही कारण होता है कि कम नई कंपनियां होती हैं और उनकी कम ख्याति प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है कि अग्रिम या पेशगी याचनाएं क्या होती हैं। कॉल्स यहाँ पर पूछा गया है कि कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी मालूम होना चाहिए, और कॉल्स हम लोगों को अवशिष्ट याचना के बारे में भी मालूम होना चाहिए, जैसा हरड़ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलो यहाँ पर पहले कॉल्स इन एडवांस की बात कर लेते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस में लिखा हुआ है कि पार्षद अंतर नियमों के अनुसार, पार्षद अंतर नियम द्वारा अधिकृत होने पर कंपनी अपनी किसी भी सदस्य से अंशों पर याचना की राशि देय होने से पूर्व ही स्वीकार कर सकती है। मतलब जैसे मान लो एक कंपनी का अंशधारी है ए, उसको फर्स्ट मतलब कि एप्लीकेशन पर 2 रुपये देने हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपये देने हैं, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये देने हैं और सेकेंड कॉल पर 2 रुपये देने हैं। अब कंपनी ने मान लो ये मांगे हैं, ये उसने दे दिए हैं, लेकिन अब वो ने उसने कहा है कि अब जब अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो उसने इन 2 राशियों का भुगतान इसी पर कर दिया।
अलॉटमेंट के वक्त ही कर दिया, क्योंकि इनका वक्त ही नहीं आया था। तो इसी को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसी को क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। कोई अगर ऐसा आदमी है जो करना चाहता है तो वो कर सकता है, कंपनी को कर सकता है। ऐसी राशि जो है वो अग्रिम राशि कहलाती है। तो यह लिखा हुआ है, इसको दोबारा से पढ़िए कि पार्षद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर कंपनी अपने किसी भी सदस्य से अंशों की याचना राशि दे होने से पूर्व पहले ही स्वीकार कर सकती है। अगर कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो उसको किस में लिखेंगे? उसको हम कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे, जिसे पृथक से अग्रिम याचना खाता में दर्शाया जाता है। जब यह राशि देय होती है अर्थात मांगी जाती है, तब इसका समायोजन याचना खाते से कर लिया जाता है। मतलब उस व्यक्ति से नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि उसने तो भुगतान कर दिया है, लेकिन हम लोग किस खाते से निकाल के लाएंगे? तो उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस खाते से निकाल कर यहाँ पर उसको मतलब कि बराबर कर देंगे, उसका समायोजन कर देंगे। अब बात आती है स्वेट समता अंश क्या है? स्वेट अंश या स्वेट समता अंश क्या है? तो पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। कि किसी कंपनी द्वारा निर्गमित ऐसे समता अंशों से है जो कंपनी द्वारा अपने जो कंपनी मतलब कि कंपनी के द्वारा अपने संचालक डायरेक्टर और कर्मचारी मतलब अपने एम्प्लॉइयों को कटौती पर अथवा रोकड़ के अतिरिक्त मतलब बोनस के रूप में अन्य प्रतिफल के उद्देश्य से निर्गमित किए जाते हैं, जैसे तकनीकी जानकारी प्राप्त करने, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार उपलब्ध कराने आदि, ठीक है। बौद्धिक संपत्ति का आदि मतलब इनको आप लोग करना है, इसको आप लोगों को जरूर करना है, देख लीजिएगा। एक मतलब दो नंबर में क्वेश्चन ये हो सकता है पूछे जाएं, ठीक है। एक्स्ट्रा करके जाइए, कम मत करिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण से बात आती है कि जब एक अंशधारी है, मान लो किसी ने है उसने शेयर ले लिए हैं और उसने भुगतान नहीं किया है, तो अब क्या होगा? कंपनी जो है उसके अंशों को वापस कर लेगी, अपने अंशों को वापस कर लेगी। तो मतलब वापसी का मतलब होता है हरण करना, अपने अंशों को वापस लेना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अंशों के हरण से आशय अंश आवंटन अथवा याचना अथवा प्रब्याजी पर मांगी गई राशि का, प्रब्याजी का मतलब प्रीमियम, मांगी गई राशि का अंशधारियों द्वारा भुगतान न किए जाने पर अनिवार्य रूप से सदस्यता की समाप्ति और दंड के रूप में अंशों की जब्ती से है। अंशों के हरण से संबंधित निम्न व्यवस्थाएं हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनको भी देख लीजिए। लिखा हुआ है ये व्यवस्थाएं आप लोगों को अंश के आशय में ही लिखनी। क्या व्यवस्थाएं हैं? तो पहली व्यवस्था है कि अंशों का जो हरण है वो सामान्यतः कंपनी द्वारा मांगी गई राशि के भुगतान न किए जाने पर किया जाता है। पहली व्यवस्था कि कंपनी ने राशि मांगी है, कोई मान लो कॉल की है और कंपनी को तुमने कॉल नहीं दी है, तो कंपनी क्या करेगी? अपने अंशों का वापसी ले लेगी। दूसरी बात लिखी हुई है कि अंशों के हरण का जो अधिकार है वो स्पष्ट रूप से अंतर नियमों द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तीसरी बात जो लिखी हुई है कि अंतर नियमों में व्यवस्था न होने पर कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अंशों का हरण किया जाता है। पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं बताया हुआ है। अगर उनमें व्यवस्था नहीं है तो कंपनी क्या करेगी? विशेष प्रस्ताव जारी करेगी। और लिखा हुआ है चौथे पॉइंट पे कि अंश हरण के विचार को लिखित सूचना अंशधारियों को कम से कम 14 दिन से पूर्व प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो किसी के अंश आप हरण करते हैं, कंपनी के बारे में ये कहा गया है, कंपनी से ये कहा गया है
कि अगर आप किसी के अंश हरण करते हैं तो उसको पहले 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए आप लोगों को कि भाई हम आपके अंश हरण कर रहे हैं, अगर आपको भुगतान करना है तो कर दीजिए, नहीं तो जो आपने राशि भुगतान की हुई है उसको भी वापस नहीं किया जाएगा। 5वीं नंबर की व्यवस्था ये है कि अंशों का जो हरण है वो संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है। और 6वीं विशेषता की बात अगर हम लोग करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं कि अंशों का जो हरण है वो पूर्ण सविश्वासपूर्ण कंपनी के अधिकतम हित में किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर बात आती है कि अंश के हरण से संबंधित। अंश के हरण के बारे में मैंने बताया हुआ है, इसको आप लोग जरूर करिए क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया भाई, क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं अंशों का समर्पण क्या होता है। समर्पण का मतलब होता है यहाँ पर कोई सरेंडर कर दे कि भाई हम अपने जो अंश हैं इनको नहीं चला सकते, आप इनके अंश जो हैं वो सरेंडर करते हैं, हमें ये अंश नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई अंशधारी अंशों के आवंटन के पश्चात उस पर देय राशि के भुगतान में असमर्थ होने पर स्वेच्छा से अपनी कंपनी को समर्पित करता है तो उसे अंशों का समर्पण कहते हैं। समर्पण के पश्चात अंशों पर कंपनी का स्वामित्व होता है। अंशों के समर्पण के लिए वही प्रविष्टियां की जाती हैं जो हरण के लिए की जाती हैं। यद्यपि अंशों के हरण एवं समर्पण का प्रभाव एक ही होता है, दोनों परिस्थितियों में लेखांकन उपचार एक ही है, किंतु फिर भी दोनों में अंतर हैं, दोनों में अंतर तो है। तो अंश का समर्पण का मतलब, हरण का मतलब कंपनी खुद करेगी और समर्पण का मतलब आपने खुद कंपनी को वापस कर दिया है। सरेंडर का मतलब आप लोग जानते होंगे। और लास्ट नंबर पे हम लोगों का आज का लास्ट नंबर लिखा हुआ है कि कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ESOP। ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है इसके बारे में लिख लीजिए कि कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना वह योजना है जिसमें कंपनी अपने संचालकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने अंश बाजार मूल्य से कम मूल्य पर क्रय करने का विकल्प प्रदान करता है। मतलब जैसे मान लो कि कंपनी ने अंश जारी किए हैं, उसका रेट है 10 रुपये, लेकिन अपने जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनको ये अंश जो है वो 9 रुपये में ही मिलता है। तो ये 9 रुपये में मिलता है तो 1 रुपये मतलब कटौती कम पे मिलता है। जो कंपनी के कर्मचारी हैं या कंपनी के अधिकारी हैं या कंपनी के संचालक हैं, उनको कम रेट पर जो है बाजार मूल्य से कम पर जो है अंश मिलना, ये अंश विकल्प योजना प्रदान करता है। तो इसीलिए अंश विकल्प योजना का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग ज़रूर करिए और अपनी तैयारी को, सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऑफलाइन बैचेस में आप लोगों की कराई हुई है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि वो अपने आप को कुछ अलग ही स्तर पर समझते हैं, तो उनसे आप लोग दूर रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। यही मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएँ हैं और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, ये मेरी अभी से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।